हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन संबंधी सभी चीज़ों को पढ़ चुके थे। हमने परावर्तन में भी दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, अपवर्तन में लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ लिया था। आज मैं आप लोगों को एक दूसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ भौतिक विज्ञान का, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इस चैप्टर में हम लोगों को मानव नेत्र की संरचना, निकट बिंदु, दूर बिंदु, इनका विस्तार, मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाले दोष, वे दोष किसके कारण उत्पन्न होते हैं, उसका निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है, इन सभी चीज़ों के साथ प्रिज्म से संबंधित अपवर्तन की घटनाओं के विषय में पढ़ेंगे। अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, ठीक है। इसके पश्चात जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश किरण को गुजारा जाता है तो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों को प्रिज्म के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो आज हमारी सबसे पहली टॉपिक होगी प्रिज्म। तो देखते हैं, ओके। प्रिज्म, तो मैं सबसे पहले आपको प्रिज्म की संरचना के विषय में बताऊं कि प्रिज्म होता कैसा है। तो आप लोग क्लास 8 में भी प्रिज्म के विषय में बहुत थोड़ा मोड़ा जानकारी पढ़े होंगे, बहुत थोड़ा मोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। आप देखे होंगे प्रिज्म इस तरीके से होता है, ऐसे ऊपर से इस तरीके से, और नीचे उसका आधार होता है। यानी कि ये आयताकार सतह होती है उसकी, नीचे जो उसका आधार होता है वो भी आयताकार होता है, और सामने से आप देख रहे होंगे कि ये त्रिभुज के आकार का दिख रहा होगा सामने से, उधर से। तो अगर आप थोड़ा ध्यान लगा करके प्रिज्म को देखेंगे तो प्रिज्म में आपको 3 आयताकार सतहें मिलेंगी और 2 त्रिभुजाकार सतहें मिलेंगी। तो क्या कहा जाता है, आप कह सकते हैं, आप प्रिज्म के संरचना के आधार पर कह सकते हैं कि प्रिज्म एक प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार सतहों और 2 त्रिभुजाकार सतहों से मिलकर बना होता है, ओके। तो ये तो प्रिज्म की संरचना के आधार पर हुआ। इस परिभाषा से पता चलता है कि उसमें 3 आयताकार सतह है और 2 त्रिभुजाकार सतह है। लेकिन जो किताबों में परिभाषा लिखी जाती है या जो पढ़ी जाती है वो क्या है कि प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो 2 समतल पृष्ठों के किसी कोण पर झुकने से बनता है, या कहा जाता है कि परस्पर किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों के बीच घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। तो मैं अगर एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको तो इस तरीके से, एक सतह ये हो गई, दूसरी सतह ये हो गई, ठीक। तो ये दोनों सतहें हो गई, ये किसी कोण पर झुकी हुई हैं। इनके द्वारा घिरा जो ये समांग पारदर्शी माध्यम है, यही क्या कहलाएगा, प्रिज्म। ये जो प्रिज्म की संरचना दिखाई दे रही है ये बिल्कुल सामने से दिखाई पड़ रही है, सामने से। आप इसको पार्श्व साइड से नहीं देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल सामने से। तो एक सतह इसकी ये है, तो इस तरीके से होता है। देखिए, अगर आप सतह से देखेंगे तो ये चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है। एक सतह ये है, दूसरी सतह ये है। तो ये सामने से देख रहे होंगे, ये आपको एक प्रिज्म दिख रहा है। प्रिज्म, यही त्रिभुज दिख रहा है ना, ये जो मेरा हाथ है ये एक त्रिभुज, ये जो मेरे अंगूठे हैं ये प्रिज्म के आधार का काम कर रहे हैं। तो ये जो मेरे हाथ के द्वारा बनी हुई आकृति है ये प्रिज्म का है। तो ये सामने से आपको एक त्रिभुज ही दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इसको पार्श्व साइड से देखेंगे तब इसकी दूसरी आकृति बनती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये और नीचे से ये आयताकार सतहें होती हैं, और सामने से भी त्रिभुज की तरह और पीछे से भी त्रिभुज की तरह। तो ये 2 त्रिभुजाकार सतहें होती हैं। दूसरी चीज़, ये जो दोनों सतहें हैं ये एक कोण, देखिए दोनों सतहों के बीच ये एंगल बन रहा है,
तो यही कहा जाता है। ओके, तो मैंने अभी आपको प्रिज्म की परिभाषा को समझा दिया। इसके पश्चात मैंने एक प्रिज्म का फिगर बनाया है जिसे आप पार्श्व साइड से देख रहे हैं। पार्श्व साइड का मतलब इसे अब आप ऊपर से थोड़ा तिरछा करते हुए देख रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक कोण है, प्रिज्म का आधार है और अपवर्तक कोर है। ठीक, तो मैं एक एक करके आपको परिभाषा बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म के वे समतल पृष्ठ जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। यानी कि जब प्रिज्म इस तरीके से रहा होगा तो इसकी जो ये सतह है और जो ये सतह है, इसी पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश अंदर प्रवेश करेगी, एक पृष्ठ से प्रवेश करेगी और दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलेगी। तो इसी पृष्ठ को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। क्या लिखेंगे, प्रिज्म के वे समतल पृष्ठ जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है अपवर्तक पृष्ठ कहलाता है। इसके पश्चात हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण को ही प्रिज्म कोण भी कहा जाता है। प्रिज्म कोण कि अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। ये अपवर्तक पृष्ठ है, इन दोनों पृष्ठों के बीच जो ये कोण बन रहा है, यहीं पर जो कोण बन रहा होगा, इसी को क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण। फिगर में देखिए, ये सतह अपवर्तक है, ये सतह अपवर्तक है, इनके बीच यही कोण बन रहा है, इसी को क्या कहेंगे, अपवर्तक कोण। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। इसके पश्चात हम लोगों को पढ़ना है अपवर्तक कोर। कि प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं, प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ जिस कोर पर मिलते हैं उसे अपवर्तक कोर कहते हैं। देखिए, जो ये प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ है, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ, ये दोनों इसी कोर पर मिल रहे हैं। अभी तो आपको ये एक बिंदु दिख रहा होगा, ये तो सामने से देखने पे, लेकिन जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये पूरी एक लंबी लाइन दिखेगी। तो ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ जो हैं वो एक लंबी लाइन पे मिल रहे हैं, उसी को क्या कहा जाएगा, अपवर्तक कोर। ठीक, इसके पश्चात प्रिज्म का आधार। अपवर्तक कोर, ये अपवर्तक कोर है, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। यानी कि ये अपवर्तक कोर है, ऊपर ये अपवर्तक कोर है, इसके सामने ये नीचे जो पृष्ठ होगा उसी को क्या कहा जाएगा, प्रिज्म का आधार। ओके, इसके पश्चात मुख्य काट या मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद का फिगर बना के दिखा दूं। ये तो प्रिज्म आपको ऊपर से दिख रहा है, लेकिन जब आप प्रिज्म को सामने से देखेंगे तो वो आपको त्रिभुज के आधार का दिखाई पड़ेगा। ओके, जब वो त्रिभुज के आधार का दिखाई पड़ेगा तो उसको हम लोग उसके कोर के अभिलंबवत उसे काट सकते हैं। जब आप उसे काटेंगे तो वो एक त्रिभुज के ही रूप में दिखाई पड़ेगा। तो जब आप उसको काटेंगे तो वो इस तरीके से, सामने से वो इस तरीके से कटा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद। ठीक, मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद। इसकी परिभाषा कैसे बताई जाती है, या मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इसको किस
तरह दिखाया गया। अपवर्तक कोर के लंबवत प्रिज्म की काट को मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद कहते हैं। यानी कि प्रिज्म इस तरीके से है। अब इसका ये ऊपर का क्या है, अपवर्तक कोर है। अपवर्तक कोर के लंबवत आप क्या करिए, इसे काट दीजिए। तो जो ये काट है यानी कि जो कटा हुआ भाग है वही क्या कहलाएगा, प्रिज्म का मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद कहलाएगा। ओके, अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ओके, तो इसमें मैं पहले आपको एक चित्र बना के दिखाता हूँ और चित्र की सहायता से ही हम समझेंगे कि कैसे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो ये मैंने एक फिगर बना दिया है और इस फिगर के माध्यम से हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को पढ़ेंगे या जानेंगे। ठीक, तो देखा जाए कि चित्र में मैंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है। जो ये आपको त्रिभुज ABC दिख रहा है, आप यहाँ पर इसको त्रिभुज ABC नहीं कहेंगे। यह प्रिज्म का एक मुख्य काट या मुख्य परिच्छेद ABC है। ओके, जिसमें कोण BAC जो है यह प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण है और इस का आधार जो है वह BC है। BA और CA इस मुख्य परिच्छेद के दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। ठीक, अपवर्तक पृष्ठ BA पर एक तिरछी प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है। PQ प्रकाश की किरण जो है आपतित हो रही है। बिंदु Q पर खींचा गया एक अभिलंब LM है। जो प्रकाश की किरण PQ है वह QT मार्ग पर अपवर्तित होती है और अपवर्तित होने के पश्चात अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु C पर आपतित होती है और बिंदु T पर खींचा गया जो अभिलंब है वह यनियम है और जो प्रकाश की किरण QT थी वह बिंदु T से अपवर्तित होकर TU पथ पर चली जाती है। ओके, तो इसमें हमने देखा क्या कि जो ये प्रकाश की किरण PQ है वह पृष्ठ BA पर आपतित हुई और वह QT पथ पर चली जाती है। यानी कि जो ये LM अभिलंब है, इस फिगर से देखने से स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश की किरण PQ है यह अभिलंब की ओर झुक गई। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर वायु है और ये प्रिज्म है और प्रिज्म कांच का बना होता है, अर्थात ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की तो वह अभिलंब की ओर झुक गई। तो इस स्थिति में इस पृष्ठ के लिए जो ये प्रकाश की किरण है ये आपतित किरण का कार्य और जो ये प्रकाश की किरण है ये अपवर्तित किरण का कार्य कर रही है और यही अपवर्तित किरण AC पृष्ठ के लिए आपतित किरण का कार्य कर रही है और TU अपवर्तित किरण का कार्य कर रही है, जिसे हम लोग इस पूरे फिगर में इसे आपतित किरण और इसे निर्गत किरण कहते हैं। एक चीज और ध्यान दें इसमें हम लोग, तो अब ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। अब जरा देखा जाए कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई तो यह प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हो गई है। अगर दूर नहीं होती तो प्रकाश की किरण के जाने का पथ ये होता और ये अभिलंब है, तो इसका मतलब कि ये अभिलंब से दूर चली गई। अर्थात इस स्थिति में या इस चित्र में देखा जाए तो प्रकाश की किरण जब
विरल से सघन में गई तो अभिलंब की तरफ झुकी है, और जब सघन से विरल में गई है तो अभिलंब से दूर हटी है। अब इसमें देखा जाए थोड़ा सा और, जो ये आपतित किरण है अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और जो ये अपवर्तित या निर्गत किरण है इसे मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को इस कोण पर काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं, और उसी बिंदु पर जो बना कोण होता है वही विचलन कोण कहलाता है। तो अगली टॉपिक, ये जो पूरी बात जितनी बात मैंने आपको बताई इसको अगर आप लिखेंगे तो ये पूरी घटना किसकी होगी? प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन या प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसी के आधार पे एक परिभाषा और पढ़ी जाती है, क्या? विचलन कोण। विचलन कोण कहा जाता है कि आपतित किरण को आगे और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। उस बिंदु पर जो बना कोण होता है वही विचलन कोण कहलाता है। पुनः इसके पश्चात अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम कहा जाता है कि एक विशेष आपतन कोण के लिए, एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का जो मान होता है वह न्यूनतम होता है, जिसे अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है। अल्पतम विचलन कोण को हम लोग डेल्टा यम से दिखाते हैं, और जो विचलन कोण होता है इसे हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। ओके, तो ये था आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, विचलन कोण और अल्पतम विचलन कोण। अगली टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र, तो अभी इसे आप लोग कहीं नहीं पढ़े हैं, ठीक है? अभी इसके सूत्र को आप लोगों को सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ इसके सूत्र को जानना है कि इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र में जितने भी पद होंगे या जितने भी संकेत होंगे उन सभी को आपको प्रश्न में दे दिया जाएगा, सिर्फ आप वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के पश्चात आप उसको सॉल्व कर लेंगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं सिर्फ आपको सूत्र बता रहा हूँ। सूत्र लिखा जाता है n इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा यम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। तो ये फार्मूला है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा यम बाई 2 अपान साइन a बाई 2। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप नहीं जानते हैं, अभी मैंने पीछे आपको बताया। n क्या होगा? पदार्थ का अपवर्तनांक, पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक। और जो a है ये प्रिज्म कोण है, प्रिज्म कोण, या आपको यही लिखा हुआ मिलेगा अपवर्तक कोण, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे सब बताया है या लिखाया है। अपवर्तक कोण n हो गया, a हो गया। ये जो डेल्टा यम है इसी को अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है, अल्पतम विचलन कोण। ओके, बाकी बाई 2 एक अक्षर पद है और फिर से यहाँ पर a है जो प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण होगा। तो ये सूत्र हो गया किसका? प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। तो क्लास 10th में, यानी कि जो क्लास 10th में है उनके लिए ये सूत्र है। 12th में भी यही सूत्र मिलेगा, बस 12th में सिद्ध करने की ज़रूरत है और 10th में सिद्ध नहीं किया जाता। तो अभी आप लोग 10th में हैं,
सिर्फ आप लोग सूत्र को जानिए, सिद्ध कैसे करना है इसे हम लोग कक्षा 12वीं में सीखेंगे। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए। टॉपिक हम लोगों की होगी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। तो अभी तक तो प्रिज्म था ठीक है, लेकिन अब ये पतला प्रिज्म कहाँ से आ गया? कहा जाता है कि यदि प्रिज्म का जो प्रिज्म कोण होता है वह बहुत छोटा या 5 अंश से छोटा हो तो उसे पतला प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, जब प्रिज्म का प्रिज्म कोण छोटा हो जाता है तो उसका जो विचलन कोण डेल्टा होता है वह भी छोटा हो जाता है। ठीक है, प्रिज्म का जो विचलन कोण डेल्टा होता है वह भी छोटा हो जाता है, जिसे हम लोग डेल्टा एम से यानी कि अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम कहते हैं। तो इस स्थिति में जो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 होता है, इसके स्थान पर सिर्फ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 लिखा जाता है, और जो साइन ए बाई 2 होता है इसके स्थान पर ए बाई 2 लिखा जाता है। तो प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है भाई? अपवर्तनांक का सूत्र जो हम लोगों ने पढ़ा है, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान साइन ए बाई 2। ओके, अब इसके स्थान पे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, n बराबर ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपान ए बाई 2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? n इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपान ए। अगर मैं इसे अगली लाइन में सॉल्व करूं तो ए का n के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये मिल जाएगा एन ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। डेल्टा एम इक्वल टू लिखा जा सकता है एन ए माइनस ए को मैं कॉमन कर लेता हूं, तो डेल्टा एम इक्वल टू ए को अगर आप कॉमन करेंगे तो ये मिल जाएगा एन माइनस। तो ये पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन हो जाता है, क्या? डेल्टा एम इक्वल टू ए इंटू एन माइनस 1। ओके, सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।